11th के अर्थशास्त्र के छात्रों का स्वागत है। आज चैप्टर आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण में जो हमने पिछली बात करी थी सारणियों के प्रकार की, जो आपने देखा था ये सारणियों के प्रकार उद्देश्य के आधार पर, मौलिकता के आधार पर, बनावट के आधार पर, इस तरह से 3 आधार हमने इसमें देखे थे। अब आगे बात करते हैं डिटेल से उद्देश्य के आधार पर, यानी कि जो उद्देश्य होता है उसके आधार पर अगर हम सारणी को बनाते हैं तो 2 प्रकार से सारणी बनाई जाती है। सामान्य उद्देश्य वाली सारणी, इसे संदर्भ सारणी भी कहते हैं। सरकारी आंकड़े, जनसंख्या जैसे कि जनसंख्या समंग तथा वार्षिक प्रतिवेदनों में दिए गए आंकड़े समान उद्देश्य वाली सारणी के रूप में दिए जाते हैं। सामान्य उद्देश्य वाली सारणी का तात्पर्य है, इस सारणी को बनाते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इसे सरलतम तरीके से बनाया जा सके और उसको प्रस्तुत किया जा सके, क्योंकि यह उन आंकड़ों को प्रस्तुत करती है जो जिसे जन सामान्य भी पढ़ सके, समझ सके। क्योंकि जैसे जनसंख्या के आंकड़े हैं या सरकारी आंकड़े हैं, तो ये आंकड़े इस तरह के होने चाहिए कि जन सामान्य भी उसे आसानी से समझ सके। इसलिए ये बहुत ही सामान्य तरीके से, सरलतम तरीके से बनाई जाती है, इसलिए हम इसे सामान्य उद्देश्य वाली सारणी भी कहते हैं। अब बात करते हैं दूसरी प्रकार की विशेष उद्देश्य वाली सारणी, स्पेशल पर्पस टेबल। विशेष उद्देश्य वाली सारणियों को इस प्रकार तैयार किया जाता है जिससे, क्योंकि ये अनुसंधानकर्ताओं के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं, तो अनुसंधानकर्ता जो होता है वो ये अगर किसी बारे में अनुसंधान कर रहा है तो उसे बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे किसी खास विषय की तुलनात्मक स्थिति जाननी है, सूक्ष्म तथा स्पष्ट जानकारी उसे मिल सके, इसलिए विशेष उद्देश्य वाली श्रेणियों का निर्माण किया जाता है। इन्हें हम सारांश सारणी, समरी टेबल या विश्लेषण श्रेणी भी कहते हैं। इस सारणियों को बनाते समय ऐसे समंग जो अनावश्यक हैं तथा उद्देश्य अनुकूल नहीं है उन्हें छोड़ दिया जाता है और इन्हें सामान्य उद्देश्य वाली सारणियों के समंग की तुलना की जा सकती हो, इस तरह की सारणी बनाई जाती है। यानी कि अनुसंधानकर्ता को हर चीज़ जो इसमें चाहिए उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए, अन्य चीज़ों का यहाँ ध्यान नहीं रखा जाता, तो विशेष उद्देश्य ही इसमें पूरे हों, इस तरह से ये सारणी बनाई जानी चाहिए। इसके बाद है मौलिकता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। मौलिकता से तात्पर्य है कि किस तरह की सारणी बनाई जाती है। प्राथमिक सारणी, ऑरिजिन जिसको हम बोलते हैं ऑरिजिन टेबल। जब वास्तविक अवलोकन से कोई सारणी बनाई जाती है तो उसे प्राथमिक सारणी कहते हैं। इसे वर्गीकरण सारणी के नाम से भी पुकारा जाता है। जो हमने अभी पढ़ा था पिछला चैप्टर आंकड़ों का वर्गीकरण, तो हम उसको प्राथमिक सारणी भी कह सकते हैं एक तरह से। यानी कि सिर्फ जो उसको जिस आधार पर हमने वो चुनाव किया है, जिस आधार पर हम वो समंक इकट्ठे करें हैं, उसी तरह से प्रस्तुत करना प्राथमिक सारणी कहलाता है। इस तरह से हम समझ सकते हैं। अब बात करते हैं व्युत्पन्न सारणी, डेरिवेटिव टेबल। जब वास्तविक समंकों के आधार पर कुछ परिकलन किए जाते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप ज्ञात माध्य, अपकिरण, अनुपात, प्रतिशत, सहसंबंध आदि को सारणी के रूप में प्रस्तुत करने पर तैयार सारणी को ही व्युत्पन्न सारणी कहते हैं। यानी कि अगर जो हमारे वास्तविक समंक हैं उनसे अगर हम समांतर माध्य ज्ञात कर लें, उनका अपकरण ज्ञात कर लें, उनका अनुपात ज्ञात कर लें, उनका प्रतिशत ज्ञात कर लें, उनमें सहसंबंध ज्ञात कर लें और तब जानकर उसको सारणी के रूप में प्रस्तुत करें, तो ऐसी सारणी को हम व्युत्पन्न सारणी कहते हैं। जैसे कि एक फैक्ट्री के दैनिक उत्पादन को सारणी के माध्यम से दिखाने का यह प्राथमिक सारणी। अगर हम एक फैक्ट्री के दैनिक उत्पादन को सारणी के माध्यम से दिखाएं तो ये एक प्राथमिक सारणी कहलाएगी। लेकिन अगर दैनिक औसत उत्पादन ज्ञात किया जाना है तो हम वो वहाँ व्युत्पन्न सारणी बनानी होगी। यानी कि क्योंकि हमने जितना उत्पादन हुआ है उसका एवरेज निकाला है यहाँ पर,
तो एवरेज यानी कि कुछ प्रतिशत निकाला है, अनुपात निकाला। अगर हम कुछ सारणी से कुछ अनुपात निकालते हैं तो वहाँ वो व्युत्पन्न सारणी कहलाती है। ठीक, अब बात करते हैं तीसरे के आधार पर, यानी कि बनावट के आधार पर। जब किसी सारणी को किसी एक गुण के आधार पर बनाया जाए तो उसे सरल सारणी, और जब एक से अधिक गुण के आधार पर बनाया जाए तो जटिल सारणी कहते हैं। अब बात करते हैं सरल सारणी। सरल सारणी मतलब से इस सारणी में केवल एक लक्षण अथवा गुण का प्रयोग दिखाया जाता है, गुण को दिखाया जाता है। यह सारणी का सरलतम रूप है। इस सारणी, इस तरह की सारणी बिल्कुल सरलतम रूप है। जैसे हमने ये सारणी एक देखते हैं, टेबल एक बनाई हुई है। 31 मार्च 2020 को श्रम शक्ति की स्थिति ये है, मैन पावर सेशन विभाग दे रखे हैं उसने, एक तरफ श्रमिकों की संख्या दे रखी है। तो अगर हमने निर्माण में कितने श्रमिक लगे हुए हैं, परिचालन में कितने श्रमिक लगे हुए हैं, सेवाएं देने में कितने श्रमिक लगे रहे हुए हैं, तो ये अगर इस तरह की सारणी हम बनाते हैं तो ये कहलाती है सरल सारणी। क्योंकि ये बनावट, अब हम यहाँ बनावट की बात, यानी सारणी किस तरह से बनाई जाती हैं, तो ये कहलाती है बिल्कुल सरल सारणी। सरल सारणी क्योंकि इसमें क्या है, केवल विभाग दिए हुए हैं और उसके श्रमिकों की संख्या दी हुई है। एक ही गुण की बात यहाँ वो करा हुआ है। उसमें विभाग तो पहले से दिए हुए हैं उसके बाद, अब लेकिन उसमें कितने व्यक्तियों ने काम कर रहे हैं वो चीज़ हम यहाँ बता रहे हैं। अब बात करते हैं जटिल सारणी। आंकड़ों की एक से अधिक विशेषताओं को प्रदर्शित करने के लिए जटिल सारणी, अगर एक से अधिक विशेषताएं प्रदर्शित करनी है आंकड़ों की, तो ऐसी स्थिति में जो सारणी हम बनाते हैं वो जटिल सारणी कहलाती है। तो जटिल सारणी दो प्रकार की हो सकती है, द्विगुण तथा बहुगुण। ऐसी सारणी जिसमें दो गुण हो तो वो द्विगुण हो गए, यानी कि जिसमें स्तंभों की कॉलम को दो भागों में बांट दिया जाता है। द्विगुण सारणी में क्या है कि जो उसके कॉलम होते हैं उनको दो भागों में बांट दिया जाता है। तो यानी कि दो गुणों में बांट दिया गया, तो ऐसी स्थिति को हम द्विगुण सारणी कहेंगे। बहुगुणी सारणी से तात्पर्य वहाँ है जहाँ दो से अधिक गुणों को प्रदर्शित करें, यानी कि दो से अधिक कॉलम बनाए जाएं, तो वो कौन सी, बहुगुणी, जटिल सारणी की बहुगुणी सारणी कहलाएगी। इस तरह से हम ये प्रयोग कर देखा हमने। अब इसको समझते हैं इसके द्वारा। देखिए, जैसे कि पहली सारणी है टेबल नंबर 2 कंपोजिट सारणी। अब हमने यहाँ कंपोजिट बनाई है, यानी कंपैरेटिव फिगर्स ऑफ मेन पावर, यानी कि एक साल 31/2019 में कितनी थी इसकी संख्या, और 31/3/2020 में कितनी संख्या थी। ये चीज़ सेम रही। यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर निर्माण और परिचालन सेवाएं तो सेम रही, लेकिन हमने श्रमिकों की संख्या को दो गुणों में बांट दिया। 31/3/2019 में बांट दिए और 31/3/2020 में, यानी कि दो कॉलम हमने कर दिए। अब हम यहाँ तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। 2019 के और 2020 के जो आंकड़े हैं उन दोनों में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो ये कहलाती है द्विगुणी सारणी। द्विगुणी कौन सी सारणी कहलाएगी, ये द्विगुणी जटिल सारणी। ठीक, इसके बाद बात करते हैं बहुगुणी सारणी। बहुगुणी सारणी क्या है, दो से अधिक गुणों को प्रदर्शित करने के लिए बनाई गई जटिल सारणी को हम बहुगुणी सारणी कहते हैं। अब इसमें देखते हैं अधिकारी एवं गैर अधिकारियों का तुलनात्मक अध्ययन। अब हमारे विभाग वही हैं, निर्माण, परिचालन और सेवाएं, योग। अब हमने उन्हीं कर्मचारियों को विभाग में, उनके पद में बांट दिया। जैसे कि अधिकारी कितने थे, गैर अधिकारी कितने थे और कुल कितने थे। तो अब ये देखिए, अधिकार जैसे मान 31, अब उसमें भी तो हमने और देख लिया कि एक पिछले साल कितने थे और इस साल कितने हैं। जैसे 31/3/2011 को कितने थे, 31/3/2020 को कितने हैं। इसी तरह गैर अधिकारी 2011 में कितने थे, 31/3/2020 में कितने थे। और यहाँ हमने बना दिया कुल का, कि यहाँ 31/3/2011 में कितने टोटल कितने थे, किसमें, निर्माण विभाग में। निर्माण विभाग, अब बात ये निर्माण से चली जाएगी, इसमें अधिकारी कितने थे यहाँ पे पता लग जाएगा, इसमें गैर अधिकारी कितने थे ये पता लग जाएगा। इसके बाद हम ये पता लग जाएंगे
टोटल कितने हमारे पास थे, यानी कि गैर अधिकारी और अधिकारी मिलाकर कितने थे। इसी तरह परिचालन में हम ज्ञात कर लेंगे। परिचालन में अधिकारी 11 को 2011 में कितने थे, 2020 में कितने थे, और गैर अधिकारी कितने थे, गैर अधिकारी के साथ 11 में कितने थे और 2020 में कितने थे। इसी तरह कुल कितने थे 31/3/2011 में और 31/3/2020 में। इस तरह से हम ये कहलाती है बहुगुणी जटिल सारणी। 4 गुणों वाली सारणी बनाने के लिए 4 गुण होने चाहिए। इसी तरह जैसे जैसे गुण बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसी प्रकार की वो सारणी बनती जाएगी। अब देखिए इसको एक और 4 गुणों वाली देखते हैं। देखो 4 गुणों वाली विभाग, विभाग में अब देखते हमने निर्माण विभाग जैसे रखा। अब इसमें फर्स्ट पारी में कितने प्रयोग कर रहे हैं, सेकंड पारी में कितने प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि 2 शिफ्ट अगर हमारे चल रही हैं तो पहली शिफ्ट में कितने अधिकारी हैं वो यहाँ आ जाएगा, 11 को कितने थे, और 31/3/2020 में कितने थे। इसी तरह सेकेंड शिफ्ट में 11 में कितने शिफ्ट में 2011 में कितने काम कर रहे थे फर्स्ट शिफ्ट में, सेकेंड शिफ्ट में, और 2020 में कितने काम कर रहे हैं इस शिफ्ट में। इसी तरह अगर गैर अधिकारियों की बात करें तो 31/3/2011 में फर्स्ट शिफ्ट में कितने कर रहे थे, 31/3/2020 में कितने कर रहे हैं। इसी तरह सेकंड शिफ्ट में 11 में कितने कर रहे थे और 20 में कितने कर रहे थे। इसी तरह और निकाल लें, कुल निकाल लें तो 31/3/2011 में निर्माण विभाग में टोटल अधिकारी कितने थे फर्स्ट शिफ्ट में, और टोटल दोनों मिलाकर गैर अधिकारी और अधिकारी मिलाकर कितने थे, कुल श्रमिक कितने थे, और 31/3/2020 में कितने थे। इसी तरह ये इस सेकंड पारी का निकाल लेंगे। ये कहलाती है बहुगुणी है। इसी तरह और भी अगर दूसरे और विभागों में भी हम निकाल सकते हैं, फर्स्ट में सेकंड में, जैसे कि निर्माण विभाग में अभी हमने निर्माण विभाग में निकाला, इसके बाद हम परिचालन विभाग में भी निकाल सकते हैं, सेवाएं में निकाल। ये इस तरह की सारणी कहलाती है बहुगुणीय सारणी। धन्यवाद। आज ये पाठ समाप्त होता है। नमस्कार।